नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और इस समय की सबसे बड़ी खबर है, जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। सवाल है कि सोचिए, इस देश में आजादी के 75 साल बाद भी तमाम SC ST OBC की जो कम्युनिटी है उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। सोचिए किन लोगों ने जाति बनाई। और सवाल है कि इस देश में जब सब इस देश के नागरिक है तो ऐसी क्या वजह रही होगी कि जो जाति की संख्या में कम है वो संसाधन पर ज्यादा कब्जा किए हुए हैं। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए, आपका कमेंट बहुत जरूरी है कि क्या वजह रही होगी कि जिनकी जाति में संख्या कम है, चाहे वो भूमिहार समाज के लोग हो, राजपूत समाज के लोग हो, या ब्राह्मण समाज के लोग हो, या वैश्य समाज के लोग हो, या कैस्ट समाज के लोग हो, उनकी संसाधन पर कब्जा जरूरी है। क्या ये किसी भगवान ने किया है? क्या ये कोई चमत्कार हुआ है, या क्या ये मेहनत की बात है? अगर मेहनत की बात आएगी तो खेत कौन जोतता है, हल कौन चलाता है, बिजनेस कौन बिल्डिंगें कौन बनाता है? सबसे मेहनत कश तो किसान जाति के लोग होते हैं, मजदूर होते हैं। आप लोग बताइएगा, आप नहीं बता पाएंगे तो मैं बताऊंगा कि इसकी वजह क्या रही। कैसे इस देश में राजपूत समाज, भूमिहार समाज, कायस्थ समाज या वैश्य समाज का 90% संसाधनों पर कब्जा हो गया, चाहे वो मीडिया हो, जुडिशियरी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, फिल्म हो, स्पोर्ट्स हो। भारत में एक BBC के पत्रकार हैं, एक BBC के मुस्लिम पत्रकार हैं, उनका मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। एक बार उन्होंने एक मुसलमान से पूछा, पाकिस्तान के मुसलमान से, बंटवारे के ठीक आसपास थोड़े दिन बाद, कि भैया देश बंट गया, आपको दुख है? तो कहा दुख तो है। कहा लेकिन अलग देश मिल गया तो आप खुश भी होंगे? तो उसने कहा कि हाँ खुश भी हैं। तो कहा क्यों? तो कहा मैं मुस्लिम समाज से हूं और उसमें भी मैं बैकवर्ड मुस्लिम हूं। अगर मैं भारत में होता तो पंचर बना रहा होता, लेकिन मैं पाकिस्तान में आया तो मुझे बिजनेस करने का मौका मिला और मैं आज व्यापारी हूं। ये इसलिए हुआ कि जब पाकिस्तान बंट गया तो पाकिस्तान में मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव खत्म हुआ और वो व्यापारी बनने लगे। लेकिन भारत में क्या वजह रही कि इस देश का तमाम SC ST OBC की जो जातियां हैं वो व्यापारी नहीं बन पाए? आज भी आप इस देश में अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं तो अपनी जाति का होटल नहीं चला सकते हैं। लिख के देख लीजिए कितने लोग आते हैं, और वो कौन लोग हैं जो अपने जाति के नाम से होटल चला सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सब कुछ इसलिए हुआ, आप लोग कमेंट करके बताइए, इसलिए हुआ क्योंकि इस देश में जाति के नाम पर आजादी से पहले 1975, जब 75 साल हुए आजादी के, 1947 से पहले, और थोड़ा बहुत ढील हुआ था जब अंग्रेज आए, थोड़ा और ढील हुआ जब मुगल आए, लेकिन उससे पहले 2000 सालों से पहले इस देश में खेल चलता रहा कि इस जाति का आदमी पढ़ाई करेगा, इस जाति का आदमी राज करेगा, इस जाति का आदमी व्यापार करेगा, और बाकी की तमाम जातियां सेवा करेंगी बिना पैसे के, मुफ्त के। वो पढ़ेंगी नहीं, वो सत्ता नहीं हासिल कर सकते हैं, वो राजा नहीं बन सकते हैं, वो व्यापारी नहीं बन सकते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ सेवा करेंगे, हल चलाएंगे। और इसीलिए फूले साहब ने कहा था कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया। विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, और व्यापार बिना तुम शूद्र कहलाए। तो हजारों साल, मतलब 2000 साल तक जिनको शूद्र बना के रखा गया, उनकी संख्या बाहर आ चुकी है। और अब सोचिए, 1932 में अंग्रेजों ने जाति जनगणना कराई। उसके बाद कुछ नियम कानून बनाए गए भारतीय संविधान में, जिनके साथ जातिवाद हुआ, अनटचेबिलिटी हुआ, भेदभाव हुआ, जिनको सिर्फ सेवा की जाति बना के रख दिया गया, उन सब की संख्या बताई गई और उनको अधिकार मिले। और अब जाकर 1932 के बाद, भारतीय संविधान बनने के बाद 2023 में नीतीश कुमार, लालू यादव जैसे लोगों ने तय कर दिया कि सबको अब अपनी बराबरी का हिस्सेदारी मिलेगी। अब जब संविधान में सबको बराबर का पढ़ने लिखने का अधिकार है, तो अब ऐसी कोई जातियां नहीं है जिसके यहां परफेक्ट लोग नहीं है। लेकिन आज हो क्या रहा है? बेईमानी हो रही है। इंटरव्यू के नाम पर लोगों को छांटा जाता है। जातिवाद अब कायम है। पहले का जातिवाद और अब के जातिवाद में अंतर है।
पहले मोटा जातिवाद था जो दिखता था, मूछ नहीं रख देंगे, बैठने नहीं देंगे, आपके साथ खाना नहीं खाएंगे, आपको मारेंगे पीटेंगे, शादी ब्याह नहीं करेंगे। अब जातिवाद महीन हो गया है। महीन इस लिहाज से हुआ है कि अब आपके इंटरव्यू में नंबर काटे जाएंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रितु और रोहित बबूला बनने के लिए मजबूर किया जाएगा, मीडिया जुडिशियरी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको जाने नहीं देंगे, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम है। लेकिन बिहार की सोशल जस्टिस वाली सरकार आरजेडी जेडीयू ने सब कुछ साफ कर दिया है और कोई ऐसा दल नहीं अब कोई आके विरोध करे जाति जनगणना का। एससी एसटी ओबीसी के लोग इतने जागरूक तो हो गए हैं कि उनको मीडिया का भी खेल पता है। अब सोचिए मीडिया क्या बेईमानी कर रही है। आज अभी सूरज मंडल ने लिखा है, मीडिया कह रही है कि अति पिछड़ा है 27% और ओबीसी है 23%। अरे साहब, अति पिछड़ा और अति पिछड़ा वही ओबीसी है, 63% है वो। आप आग नहीं लगा सकते हैं। अब पता तो चले कि कुशवाहा की सीटें यादव ने खाया है कि 2.5-3% वाले ब्राह्मण समाज के लोगों ने खाया है, राजपूत समाज के लोगों ने खाया है, भूमियार समाज के लोगों ने खाया है या बैश्य समाज के लोगों ने खाया है। 14% यादव है तो पता चले कि क्या 14% यादवों का कोटा फुल है, 2-2.5% कुर्मी का कोटा फुल है, 4% कुशवाहा का कोटा फुल है, शेड्यूल कास्ट के लोगों का कोटा फुल है। ये सबसे बड़ा सवाल है। ये मनु मीडिया से सावधान रहिएगा, ये लोग लड़ाने की कोशिश करेंगे। अब ये लोग लड़ाने की कोशिश करेंगे आपस में ओबीसी की जातियों को कि चंद्रवंशी समाज का भी यादव खा गया है, कुर्मी खा गया, कुशवाहा खा गया। सवाल है कि सबका आंकड़ा जारी हो कि 75% 85% लोग कौन संसाधन पर कब्जा जमाए हुए हैं। तो सोचिए, तमाम जाति के लोगों को उनके सही अनुपात में संख्या मिलनी चाहिए। क्योंकि आप सोचिए कि बिहार को ही अगर मॉडल माने, सैंपल माने, तो उस हिसाब से 150 करोड़ की आबादी मान लेते हैं तो कम से कम 22 से 25 करोड़ सवर्ण है। उतना संसद नौकरियां हैं, सारा उन्हीं के अंदर में रह जाएगा। गरीबों को तो कभी मौका ही नहीं मिलेगा, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को कभी मौका ही नहीं मिलेगा। उसके बाद भी वो किसी तरह पहुंच जाते हैं तो उनसे बेईमानी की जाती है, इंटरव्यू के नाम पर, वाइवा के नाम पर, प्रैक्टिकल के नाम पर। रिटेन में जो अच्छा नंबर लाता है उनको वाइवा में छाड़ दिया जाता है, प्रैक्टिकल में छाड़ दिया जाता है। आईएएस में होता है, ये पीएचडी के दाखिले में होता है। ये सब बेईमानी खत्म होनी चाहिए। और जब तक 6 जो पावर सेंटर्स हैं, राहुल गांधी ने भी समर्थन किया है, दिलीप मंडल कह रहे हैं इसलिए योगी जी यूपी में जाति जनगणना नहीं करवाने जा रहे हैं। जो जाति जनगणना नहीं करवा रहा है वो एससी एसटी ओबीसी का हितैषी नहीं हो सकता है। और पूरी राजनीति बदल गई है, 2024 की पूरी राजनीति बदल गई है। अब लोग जागरूक हो गए हैं, सजग हो गए हैं, कोई किसी के बहकावे में नहीं आएगा। अब ये तो एक तो 2024 में जाति जनगणना पूरे देश में हो, उसके आंकड़े जारी किए जाएं और कानून बनाया जाए कि जिसकी जितनी संख्या उसका रिप्रेजेंटेशन मिले ताकि उस समाज की तरक्की हो सके। कैसा भारत बनाएंगे आप? 85% लोगों को लाचार, बेबस, गरीब बना के कौन सा भारत बनाएंगे आप? कैसे देश मजबूत होगा जब सबको बराबरी का मौका नहीं मिलेगा? 85% लोगों से आप सिर्फ मजदूरी करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे, खेत जुतवाएंगे, उनको पढ़ने लिखने, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक का मौका नहीं देंगे। और यह मत कहिएगा कि अब खत्म हो गया जातिवाद। नहीं है, अब महीन जातिवाद है। अब जातिवाद जो है मीडिया में है, यूनिवर्सिटी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, बिजनेस में है, खेल में है, स्पोर्ट्स में है, सिनेमा में है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है। जहां जहां क्रीम है, जहां जहां शानदार नौकरियां हैं, जहां जहां सम्मान के साथ पैसा है, वहां जातिवाद है। और उस जातिवाद का खात्मा रिप्रेजेंटेशन से होगा। सोचिए, 10% सवर्ण समाज को 10% ऑलरेडी रिजर्वेशन मिल चुका है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर। उनके लिए हर जगह 10% सीट रिजर्व है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। मेरी संख्या खुद 2.5% है तो मुझे 2.5% से ज्यादा एक नहीं चाहिए। जिसकी जितनी संख्या उसको चाहिए उतना। जिनका 14% है उनको 14% मिले, जिनका 3% है उनको 3% मिले, जिनका 20-17% है मुस्लिम समाज का उनको 17% मिले। जो ब्राह्मण समाज को है उतना ही मिले। राजपूत समाज को 3.5% है, ब्राह्मण समाज 3.5% है,
भूमिहार समाज 2.5%, उनको उतना ही मिलना चाहिए ताकि ये देश मजबूत बने, सबको बराबर का मौका मिले। कैसा समाज बना रहे हैं आप बताइए। आपका महल हो और आपके आसपास झुग्गियां हो, नाले हो, कीचड़ हो, आप रह पाएंगे? आप 15% लोग, 10% लोग इस देश में तमाम ऐशो आराम भोग रहे हैं, तमाम संपत्ति पर अधिकार है, सुख सुविधाएं हैं, अपने ही देश के 85% लोगों को लाचार, बेबस और गरीब रखे हुए हैं। क्योंकि इन लोग की अब ये समाज जग गया है और वो आपके पास वोट का अधिकार है। मैंने कहा था ना, बाबा साहब बहुत विजनरी थे। उनको पता था कि एक दिन आएगी हमारी नस्लें, जब स्कूल कॉलेज जाएंगी, आएगा कोई कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर कांसीराम साहब, मायावती जी जैसे, लालू यादव, नीतीश कुमार, जो हमारी लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। शरद यादव लड़ते लड़ते मर गए, करुणानिधि लड़ते लड़ते मर गए, उनको पता तो होगा। उन्होंने ऐसा खाका खींच दिया, ऐसा रास्ता बता दिया जनगणना का, अब सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी है। आपको सबको उसके संख्या के आधार पर अधिकार देना पड़ेगा। और जो लोग बेईमान नॉट फाउंड सुटेबल लिखते हैं, अब उनको नहीं लिखने पड़ेंगे, उस पर बैन होना चाहिए। आज हर समाज में इतने लोग पढ़ लिख गए हैं, इतने लोग हैं जो अपने कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं और अपनी कम्युनिटी के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, उनको अधिकार दे सकते हैं। तभी एक मजबूत मुल्क बनेगा, तभी ताकत मुल्क बनेगा। और जो दुहाई देना मेरिट का जो गाना गाने है, उससे पूछिए कि SC ST OBC को रिजर्वेशन था तो मेरिट याद आता था कि मेरिट बर्बाद हो रहा है, और 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन मिला तब मेरिट नहीं है। जो मेरिट का गुण गाएगा वो SC ST OBC का विरोधी है, वो आपसे नफरत करता है, वो आरक्षण से नफरत नहीं करता है। आरक्षण से नफरत करता तो कोलिजियम सिस्टम का विरोध करता, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का विरोध करता। अच्छा हुआ मोदी जी ने इकोनॉमिक आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर सबको बेनकाब कर दिया। अब कोई नहीं बोल सकता है कि आरक्षण के हम खिलाफ है। सब इस देश में आरक्षण है, आरक्षण के कैटेगरी में, इसलिए जिसकी जितनी संख्या उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए और लाइन रेस एक होना चाहिए। अगर कोई कहे कि आरक्षण ही खत्म कर दो तो उनको कहो कि सारी संपत्ति का बराबर का वितरण करो, बराबर का वर्गीकरण करो। जिस जाति को, जिस समाज को, जिस कम्युनिटी को पढ़ने लिखने नहीं दिया गया है, उतना दिन तुम अपना भी पढ़ाई लिखाई बंद करो। और जिस कम्युनिटी को हल जोतना है, खेत चराना है, मजदूरी करनी, उतना दिन तुम भी करके आओ। एक लाइन करो, रेस की लाइन एक करो। ऐसा नहीं होगा। वो फिल्म का डायलॉग सुना है, हमारी मां म्युनिसिपालिटी के नल से पानी भरेंगे, हम झुग्गियों में रहेंगे, खाना नहीं है, और हमें कहते हो कि हमारे साथ दौड़ो। ऐसा नहीं चलेगा। सबको बराबर की लाइन देनी पड़ेगी रेस की, और जब तक लाइन बराबर नहीं हो जाती है तब तक आरक्षण के देकर उनको बराबर किया जाए, तब हम मजबूत भारत, मजबूत मुल्क बनेंगे। 2024 का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा जाति जनगणना, और ये पूरे देश में लाभ। मैं फिर कह रहा हूं, जाति जनगणना का 5 जगहों से विरोध होता है। मीडिया विरोध करता है, जुडिशरी विरोध करता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी से विरोध होता है, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, और उसकी जाति पता कीजिए। जो भी इसके विरोध बोल रहा है उसकी जाति पता कीजिए, तब आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता चलेगा। एक भी SC ST OBC में आने वाली जातियां इसका विरोध नहीं कर रही हैं। तो सोचिए कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम है। 1932 के बाद 2023 में जनगणना हुआ है, और अब हर पार्टी को इस जनगणना को करना पड़ेगा। मान्यवर साहब का नारा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बाबा साहब का विजन था, वोट का अधिकार दिया। फुले, पेरियार, अंबेडकर की लाइनें थी, मान्यवर साहब की लाइनें थी। और सोचिए, बुद्ध, कबीर, रविदास महाराज लड़ रहे थे, जात जात में केलन के पात। तो सोचिए, इस देश की बेहतरी के लिए, इस देश के नागरिकों की बेहतरी के लिए जाति जनगणना बहुत जरूरी है। और सबको बराबर का मौका दीजिए, ताकि सारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई मिल सके, सबको नौकरी मिल सके, सबको बराबर का अधिकार मिल सके। और जब सब जाति और धर्म के लोग सिस्टम में होंगे तो सबको बराबर का न्याय मिलेगा। तब किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा। जाति कुव्यवस्था खत्म होगी, वर्णवाद खत्म होगा, वर्ण कुव्यवस्था खत्म होगा, और तब संविधान पूरी तरह से लागू होगा। शुक्रिया नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी, आपकी सरकार ने जो काम किया है, तेजस्वी यादव जी, ऐतिहासिक है।
मंडल साहब की तरह, जो बीपी मंडल साहब ने हजारों जातियों को ओबीसी बनाया, बाबा साहब ने जो संवैधानिक प्रावधान किया, उनसे पहले फूले साहू जी महाराज ने जो संवैधानिक प्रावधान किया, उससे पहले जो सम्राट अशोक का राज था, जो काम बराबरी का काम शिवाजी महाराज ने किया, उन सब कामों को आप लोगों ने जो जिंदा किया, ये भारत के लिए बहुत जरूरी है, भारत के हर नागरिक के लिए जरूरी है, भारत की मजबूती के लिए जरूरी है। और तभी इस देश में भाईचारा बनेगा, तभी हम भारतीय बन पाएंगे, और तभी जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद खत्म होगा, जातीय कुव्यवस्था खत्म होगी और भाईचारा बनेगा सब में। जब हर समाज, जाति, धर्म के लोग बराबर होंगे तब सब में भाईचारा होगा, और तब इस देश के तकलीफें एक होंगी, खुशियां एक होंगी। हो सकता है आप खुशी के समय अलग अलग रहें, लेकिन जिस देश की तकलीफें एक नहीं होती है वो देश कभी मजबूत नहीं बन पाता है। इस देश के हर नागरिक को इसका स्वागत करना चाहिए, इस्तकबाल करना चाहिए, और जिसकी जितनी संख्या उसको उतनी संख्या में देना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, जो 2024 में जाति जनगणना का विरोध करे, इसका मतलब कि वो 85% लोगों के हक अधिकार नहीं देना चाहता है, उसका विरोध कीजिए। बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार दिया है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।